हेलो दोस्तों, CSS फुल कोर्स का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि CSS सेलेक्टर क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन टू CSS, ठीक। उसमें हमने जाना था कि CSS क्या होता है और CSS हम लोग क्यों यूज करते हैं। और जैसे मैंने HTML में बताया था कि HTML कैसे रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउज़र को, वहाँ से कैसे फाइल आता है, उसके बाद से एक डोम ट्री बनता है। तो ये सब आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप मेरा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू CSS ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि CSS क्या होता है, उसमें बहुत इन डेप्थ बताया कि CSS वेबसाइट पर कैसे रेंडर होता है, ठीक। तो वो एक कोर फाउंडेशन है CSS का, उसे पढ़ेंगे तभी आपको CSS पढ़ने में आगे मज़ा भी आएगा, तभी आप अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं CSS सेलेक्टर। तो ये देखिए, हम लोगों ने सेक्शन इंट्रोडक्शन टू CSS में पढ़ा था हाउ ब्राउज़र रेंडर CSS। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लें। यदि आपको पता है तो CSS सेलेक्टर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मैंने CSS सेलेक्टर पहले से लिख कर लाया है। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने कोड के साथ बताया था कि कैसे CSS फाइल ब्राउज़र्स पर रेंडर होता है। और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में सिर्फ ये होता है कि आप बस HTML में कोड लिखा जाएगा और CSS अप्लाई करके दिखाया जाएगा, हाँ यहाँ पर CSS अप्लाई हो रहा है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स उसके पीछे कुछ प्रोसेस होते हैं, वो कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ऊपर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जब आप प्रोजेक्ट में जाएंगे तो अटक जाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि CSS रेंडर कैसे होता है वेबसाइट पर। तो सब कुछ मैंने पूरे डायग्राम के साथ यहाँ बताया था, हाउ ब्राउज़र रेंडर CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसे हम लोगों ने पूरा खोल दिया था, कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, स्टाइल शीट्स का मतलब क्या होता है। तो फुल फॉर्म बहुत लॉजिक के साथ बनाया जाता है। होना तो मतलब ये सब सोचे तो ये कलरफुल स्टाइल शीट्स कैस्केडिंग से ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसे हम लोग वेबसाइट में कलरफुल बनाते हैं डिज़ाइन। लेकिन यहाँ पर कैस्केडिंग रखा गया है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ लॉजिक होगा, ठीक। तो ऐसे ही आपको हवा में कैस्केडिंग स्टाइल शीट फुल फॉर्म नहीं याद कर लेना है, कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना है। तो सब मैंने यहाँ पर समझाया था। तो हम लोग एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ने के लिए पेशेंस ज़रूरी है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेकर आएँ, एकदम जल्दीबाजी करेंगे तो आगे ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अटक जाएंगे बीच ही में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे CSS सेलेक्टर्स। तो मैंने इसके पिछले वीडियो में थोड़ा सा CSS सेलेक्टर के बारे में बताया था, तो हालांकि वो ना कि बराबर बताया था, आज की वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं CSS सेलेक्टर क्या होते हैं। तो CSS सेलेक्टर एक मतलब कि एक प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग HTML के किसी भी एलिमेंट्स को CSS के थ्रू कैसे टारगेट करेंगे। जैसे कि हम लोग H1 को डिज़ाइन करना चाहते हैं, HTML में H1 लिखा हुआ है, उसे हम लोग CSS की मदद से डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो उसका कुछ रेफरेंस लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने क्लास और ID देखा था, तो क्लास से रेफरेंस लेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब कि उससे सेलेक्ट करेंगे और उस पर कुछ भी डिज़ाइन अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे नया डायरेक्टरी बनाता हूँ, डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर। तो इस VS कोड एडिटर में हम लोग एक डायरेक्टरी यूज लेते हैं, फोल्डर को ही, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं डायरेक्टरी CSS सेलेक्टर्स, और इसके अंदर index.html फाइल, क्योंकि CSS हम लोग HTML के कोड पे तो अप्लाई करते हैं। और इसके अंदर एक और स्टाइल CSS, दो फाइल हो गया। तो ये अलग से मैंने फाइल बनाया, तो मतलब इसका ये कौन सा टाइप है, ये एक्सटर्नल CSS है। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि इनलाइन स्टाइल्स क्या होता है, इंटरनल स्टाइल्स क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल्स क्या होता है। तो ये हम लोग एक्सटर्नल वाला यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बॉयलरप्लेट कोड लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम लोग एक H1 डाल देते हैं, जैसे कि सेलेक्टर्स, ठीक। मैंने हम लोग एक H1 डाल दिया, ये इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक क्लास डालते हैं, क्लास। तो यहाँ पर जैसे हेडिंग है तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं। अब नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेम कन्वेंशन ये है कि उसी के बारे में आप क्लास दें कि जो इससे रिलेटेड हो, जिसके अंदर क्या कंटेंट होने वाला है, ठीक। तो आपको भी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 देंगे तो आप भी भूल जाएंगे कि ये किसका मतलब कि क्या यूज़ था, 1 पर हम लोग क्या स्टाइल करें, आप खुद भूल जाएंगे। तो सबसे हेडिंग समझ में रखा, हम लोग हेडिंग पे स्टाइल्स करने वाले हैं, ठीक। हेडिंग है, ठीक। तो हम लोग CSS में आते हैं और जो क्लास है, तो मैंने बताया था कि क्लास को हम लोग डॉट से सेलेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल प्लस करते हैं, क्लास को हम लोग किससे सेलेक्ट करते हैं, डॉट। तो डॉट मतलब कि ये बोल रहा है कि HTML फाइल में जाओ
और देखो किसी भी एलिमेंट्स पर एट्रीब्यूट हेडिंग लगा हुआ है, ठीक। क्लास एट्रीब्यूट लगा हुआ क्लास, उस पर वैल्यू क्या है, तो बस ये इतना बता रहा है कि क्लास को चेक करो। तो जैसे मैं index.html फाइल में आता हूँ और एक और इसी के नीचे में एक पैराग्राफ बना देता हूँ, जैसे कि इसे मैं लिख देता हूँ CSS हेलो वर्ल्ड, ठीक। इसके अंदर मैं CSS हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और इसका मैंने एक आईडी दे देता हूँ। इसे भी मैं हेडिंग नहीं दे देता हूँ, वैसे तो पैराग्राफ है लेकिन मैं इसे भी एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर डॉट लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि HTML के इस फाइल में जाओ और देखो कि क्लास एट्रीब्यूट कहाँ लगा हुआ है, तो इस एलिमेंट्स को टारगेट करेगा जिस पर क्लास एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ठीक। और उसके बाद से क्लास एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग, ठीक। तो इसे क्लास सेलेक्टर बोलते हैं, इसे डॉट से लिखते हैं, उसके बाद से क्लास का नाम देते हैं, उसे क्लास सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक। और इसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू में इसका डिज़ाइन हम लोग करेंगे, तो हम लोग कलर दे देते हैं, बस सिंपल से कलर इसे दे दिया हम लोग ने रेड, ठीक। और इसे हम लोग गो लाइव करते हैं। देखिए हम लोगों ने इसे गो लाइव कर लिया, तो यहाँ पर रेड नहीं दिखा, तो सबसे पहले मैं इसे दूसरे ब्राउज़र में खोल लेता हूँ इसमें, ठीक। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पर रेड नहीं दिखा और हम लोगों ने तो यहाँ पर एक क्लास है, क्लास से सेलेक्ट भी किया है, डॉट से हेडिंग में लिखा है, लेकिन ये फिर भी रेड उसका कलर क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे भी आप भी जब कोड करेंगे तो आप भी ऐसा लिख देंगे लेकिन रन होगा ही नहीं, मतलब कि जो आप सोच रहे हैं एक्सपेक्ट करें वो दिखेगा ही नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, देखना है कि क्यों नहीं रन हुआ। तो इसीलिए CSS का कोर फंडामेंटल्स जानना ज़रूरी होता है, ठीक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रिक्वेस्ट भी गया है कि नहीं CSS फाइल को। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में यही सब कोर फंडामेंटल्स बताया था। तो यहाँ पर नेटवर्क पर आ जाते हैं, ठीक। ये देखिए तो यहाँ पर index.html है, तो यहाँ पर सिर्फ रिक्वेस्ट URL तो index.html पर गया है और रिस्पॉन्स में क्या आया, ये कोड CSS का कोड आया नहीं है। तो CSS रन कैसे होगा, जब तक यहाँ पर फाइल्स आएगा ही नहीं तो यहाँ पर रन कैसे होगा। तो ये क्यों नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लिंक नहीं किया है। तो ऐसे मैं भी बहुत बार भूल जाता था और CSS में कोड लिख देता था, उसके बाद ये HTML में लिंक करना ही भूल जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी लिंक करना नहीं भूलना है, लिंक और CSS। तो इस तरफ से ये आ गया और स्टाइल यही नाम होना चाहिए जो यहाँ फाइल आप नाम दे, इसलिए मैं इसे यहाँ पर फाइल में यहाँ पे स्टाइल दिया था ताकि यहाँ पर रीनेम ना करना पड़े, ठीक। तो अब देखिए ये कलर भी इसका रेड हो गया और यहाँ पर रिक्वेस्ट भी गया है, स्टाइल और CSS फाइल आया भी है। इसके अंदर जाएंगे, देखिए रिक्वेस्ट URL गया स्टाइल और CSS पर और इसका रिस्पॉन्स आया हेडिंग कलर रेड। तो ये फाइल अब आया तभी इस पर अप्लाई हुआ। तो इस तरह से आपको आकर देखना है कि देखिए कलर अप्लाई क्यों नहीं हुआ। और देखिए इसका index.html इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है इनिशिएट। तो यहाँ पर देखिए index.html का फाइल है, तो ऊपर से कोड रन करते हुए आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा CSS पर, तो लाइन देखेगा कि यहाँ पर CSS का कोई फाइल है, तो इसे रिक्वेस्ट भेजेगा। तो रिस्पॉन्स में ये आया है। ये सब मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में डिटेल से बताया था, ठीक। तो ये मैंने हम लोगों ने कलर दे दिया। तो ये इसे हम लोग कहते हैं, ये एक टाइप हुआ सेलेक्ट करने का हेडिंग को। और हम चाहते हैं इस हेडिंग, अब आप सोच रहे हो कि ये हेडिंग क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ है, CSS हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो नीचे लिखा है पैराग्राफ में, वेयर कलर रेड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट ID है। तो आप सोच रहे हो कि तब इसे कैसे हम लोग आप सोच रहे हैं कि ID एट्रीब्यूट दिए हैं तो इसे हम लोग कैसे स्टाइल करेंगे। तो ID एट्रीब्यूट को स्टाइल करने के लिए हैश लगाना होगा, ठीक। उसके बाद से उसका वैल्यू आपने क्या दिया, हैश मतलब कि अब तुम HTML फाइल में जाओ और उस एट्रीब्यूट को टारगेट करो जो ID एट्रीब्यूट हो, ठीक। और वैल्यू उसका क्या है, हेडिंग। अब देखिए इसमें मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज, मतलब ये कितना बड़ा होना चाहिए, चाहे मैं छोटा सा दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। तो ये ID हम लोग ने सेलेक्ट किया। तो ID हम लोग हैश से सेलेक्ट करते हैं और देखिए होवर करें दिखा भी रहा है एलिमेंट ID हेडिंग, ठीक। और ये देखिए दिखा रहा है एलिमेंट क्लास हेडिंग, यहाँ पर दिखा भी रहा है। तो हेडिंग हम लोग इससे सेलेक्ट करते हैं हैश से और क्लास डॉट से, ठीक। तो ये हम लोग ने दो टाइप सीख लिए, क्लास सेलेक्टर और ये क्या है क्लास सेलेक्टर। तो हम लोग क्लास से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा क्लास सेलेक्टर। तो इससे हम लोग ID से सेलेक्ट कर रहे हैं नीचे वाले को, तो इसका नाम पड़ा ID सेलेक्टर। तो इस तरफ से हम लोगों ने दो देखा है, ठीक। यही मेनली कॉमन यूज होता है पूरे, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यही दो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक। लेकिन इसे आप एलिमेंट्स को यहाँ पर ये दो ही तरीके नहीं है कि आप इसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक। और भी बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए उस एलिमेंट को। तो और सारे देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कितने टाइप के सेलेक्टर होते हैं। ये देखिए CSS सेलेक्टर,
तो इसमें देखिए मैंने बस बेसिक सेलेक्टर, आपको बेसिक सेलेक्टर होता है, 5 टाइप के सेलेक्टर होते हैं। बेसिक सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सूडो क्लासेस सेलेक्टर और सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक, तो ये 5 तरीके से CSS सेलेक्टर्स होते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं, अभी तो ये बहुत कम है। 200 से 300 इतना ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा सेलेक्टर होते हैं। यदि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे CSS SELEC सेलेक्टर लिस्ट, ठीक, सेलेक्टर लिस्ट। तो यहाँ पे तो ये दो तीन ही दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 4 गेट सेलेक्टर, तो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में देखिए कितना सारा है। ठीक, CSS सेलेक्टर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कितने सारे सेलेक्टर होते हैं। देखिए यहाँ पर सेलेक्टर, तो ये एमडिंग वेबसाइट है, इस पर से भी आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस पर आकर पढ़ सकते हैं, जैसे W3 स्कूल से। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर 5 टाइप से दिखा रहे हैं सेलेक्टर। तो ये देखिए नीचे कितना सेलेक्टर है, ये देखिए कितना बड़ा लिस्ट है। तो हम लोग अभी इसके अंदर भी ये सब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं। तो हम देखिए अभी सेलेक्टर अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा सेलेक्टर है। तो ये सब सेलेक्टर हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से बहुत कम ही मतलब कि रेयर केसेस में कुछ यूज होते हैं। बस 2-3-4 सेलेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो वही 2-4 सेलेक्टर हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक, हम लोग पूरा चीज़ नहीं सीख सकते क्योंकि वे खुद एक बार में नहीं आया है, वे अपडेट होकर अभी तक वे सभी सेलेक्टर ऐड हुए हैं। तो हम लोग एक बार में कैसे सीख जाएंगे, इसलिए मैं वही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो बेसिक सेलेक्टर में जैसे यहाँ पे जो लिखा हूँ उसमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में यही हम लोग जानेंगे। बेसिक सेलेक्टर ये 5 टाइप्स के जो होते हैं, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स जो 4 होते हैं, और एट्रीब्यूट सेलेक्टर के भी अंदर बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से मैं आपको एक बताऊँगा। और सूडो क्लासेस ये हम लोग जब प्रोजेक्ट करने लगेंगे तो हम लोग उसमें ये डायरेक्ट यूज़ लेंगे और वहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और सूडो एलिमेंट्स तो ये भी वो मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है तो मैं इसी वीडियो में भी इसे एक्सप्लेन कर दूँ। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो बेसिक सेलेक्टर, तो बेसिक सेलेक्टर के अंदर देखिए क्या है। सबसे पहला यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो आपको सभी नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे कोड करेंगे वो सब आपको खुद ही नाम याद हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सब ये डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले इसे भी रिमूव कर देते हैं। ठीक, HTML भी क्लीन कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक H1 बनाते हैं, उस H1 को रहने दे रहे हैं। ठीक, ये पैराग्राफ को हम लोग डिलीट कर दें, हेडिंग। ठीक, उसके बाद से पैराग्राफ लॉरेम 40 वर्ड का लॉरेम लिखवा देना चाहिए, ज़्यादा हो गया। उसके बाद से H1 हो गया। उसके बाद से एक और H2 हम लोग बना दे रहे हैं, बेसिक सेलेक्टर्स। ठीक, इस तरह से। उसके बाद से एक और पैराग्राफ, बेसिक सेलेक्टर्स पैराग्राफ। ठीक, तो ये 2 हो गया। इसको मैं F4 में डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ HTML लिख लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर। तो रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अभी CSS का कोड है इसमें, सेव नहीं किए थे। देखिए अब हाँ, अब ये चल चुका है। तो ये HTML आ गया। ठीक, तो अब बारी बारी से देखते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर से। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब यूनिवर्सल नाम से ही है कि सभी एलिमेंट्स एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सल का साइन है, ये 8 जो आपके कीबोर्ड में है उस पर शिफ्ट के साथ टिपेंगे तो सिंबल आएगा, उसका कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। ठीक, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसमें से आप कलर दे दे रहे हैं, कलर रेड। ठीक, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है कि आपके HTML में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए एक H1 है, एक पैराग्राफ है, एक H2 है, फिर से पैराग्राफ है। ठीक, और इस टाइम में हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया है, मतलब कि ये सभी एलिमेंट्स पर कलर रेड हो जाएगा। तो आकर देखते हैं, देखिए सभी एलिमेंट्स पर कलर रेड हो चुका है। तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। तो ऐसा आप डिज़ाइन, ऐसा आप कुछ कोड लिखना चाहते हैं जो सभी एलिमेंट्स पर चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आप सोचेंगे हम लोग ऐसा कोड ही क्यों लिखेंगे, ऐसा हम लोग कोड ही क्यों लिखेंगे कि सभी एलिमेंट्स पे मतलब अप्लाई हो।
जैसे कि हम लोग सभी का तो अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाए। ठीक, और जब मैं प्रोजेक्ट बनवाऊँगा तो इसका भी मैं यूज दिखाऊँगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर का। तो ये क्या था, यूनिवर्सल सेलेक्टर, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ये CSS कमेंट से कंट्रोल/ के तक प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, और इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा क्या है, टाइप सेलेक्टर। जैसे कि आप एलिमेंट्स के डायरेक्ट नाम से भी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये H1 है, ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H1 और मैं कलर दे देता हूँ कलर पर्पल। ठीक, H1 को हमने सेलेक्ट किया पर्पल, देखिए H1 का कलर पर्पल हो गया है। तो आपको H1 कलर पर्पल दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, टाइप सेलेक्टर। तो टाइप सेलेक्टर मतलब कि आपके HTML में जितने भी H1 होंगे, सिर्फ H1 वो सभी का कलर पर्पल हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक और H1 देता हूँ, हेलो पर्पल। ठीक, देखिए इसका भी कलर पर्पल हो गया। तो जितने भी H1 होंगे उनका कलर पर्पल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने टाइप सेलेक्टर यूज़ किया है। तो एलिमेंट्स को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइप सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर्स। ठीक, जैसे कि एक यहाँ पर पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है, तो हम लोग पैराग्राफ से सिलेक्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ हो जाए बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक, तो देखिए आपके HTML में जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सबका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। देखिए सबका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो ये टाइप सेलेक्टर इसे बोलते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट्स के नाम से ही उसे उठा लेते हैं। ठीक, पैराग्राफ है, H1 है, ठीक, उनके टाइप से हैं। तो ये टाइप सेलेक्टर हो गया। और क्या है, क्लास सेलेक्टर। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आगे भी ब्रैकेट में दिखाया इसे हम कैसे लिखते हैं। तो इसे स्टार वाले से इस टाइप सेलेक्टर में डायरेक्ट डिव करना है, पैराग्राफ करना है, H1 का डायरेक्ट लिख कर उसे हम डिज़ाइन कर देते हैं। और क्लास सेलेक्टर, इसे मैं अभी शुरू में ही आपको बताया था, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्लास सेलेक्टर्स। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक मैं हेडिंग दिया हूँ, क्लास हेडिंग। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्लास सेलेक्टर कैसे करते हैं, डॉट से उसे टारगेट करते हैं। पहले डॉट मतलब कि क्लास को टारगेट करो जिस पर हेडिंग वैल्यू हो, उस क्लास एट्रीब्यूट को टारगेट करो जिस पर हेडिंग वैल्यू हो। तो हेडिंग हो गया। और इसमें मैं चाहता हूँ कि ये बेस का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। ठीक, ब्लैक हो जाए। तो देखिए ये H1 का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। देखिए यहाँ कर रहा हूँ तो इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर आ रहा है। ये सब डिज़ाइन जो पीछे मैंने किया कहाँ गया, देखिए ये सब मैंने कमेंट करते जा रहा हूँ ताकि जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पर सारा फोकस रहे। ठीक, अब बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और मैं कर देता हूँ कलर वाइट। ठीक, इसे कलर वाइट हो गया। तो इंट्रोडक्शन टू CSS सेलेक्टर। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर हम लोग क्लास से उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं CSS में। और एक आता है एडी सेलेक्टर, एडी सेलेक्टर्स। ठीक, तो ये एडी सेलेक्टर किसी को हम लोग आईडी दे देते हैं। जैसे H2 को हम लोग आईडी दे रहे हैं, आईडी, तो मैं दे रहा हूँ सब हेडिंग, क्योंकि सब हेडिंग है। H1 तो पेज में एक ही बार होता है, तो ये इसका सब हेडिंग हुआ। तो ये सब हेडिंग, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आईडी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, हैश से। तो पहले हैश लिखें और उसके बाद से जो उसका नाम दिए हैं, तो यहाँ पर उसका हम लोग नाम क्या दिया था, सब हेडिंग कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब कि अब हम लोग इस पर स्टाइल करने जा रहे हैं। इस पर हम देते हैं कलर। तो अभी देखिए कि ये जो H2 है यहाँ पर कोई भी इसका कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर कलर देंगे येलो ग्रीन। ठीक, देखिए इसका कलर बदल गया, शायद आपको उतना नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसका कलर बदल देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक, हाँ, तो देखिए बेसिक सेलेक्टर। तो हम लोग इसे कैसे हम लोगों ने इसे सेलेक्ट किया है, एडी सेलेक्टर से। तो 4 हमने पढ़ लिया। यूनिवर्सल सेलेक्टर ये क्या करता है, सभी एलिमेंट्स को एक ही बार में टारगेट करो और सभी पर एक ही स्टाइल अप्लाई कर दो। टाइप सेलेक्टर उसके एलिमेंट्स से नाम से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे डिव, पैराग्राफ। क्लास सेलेक्टर यूजिंग क्लास, और आईडी सेलेक्टर मतलब यूजिंग आईडी। क्लास सेलेक्टर में डॉट, उसके बाद से क्लास नेम लिख देंगे, और आईडी सेलेक्टर में हैश, उसके बाद से आईडी नेम लिखेंगे। अब ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है, तो देखिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप सेलेक्टर। जितने सेलेक्टर हैं उनके मुकाबले हम लोग बहुत कम ही पढ़े हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो ठीक, तो इससे कम नहीं हो सकता है, ये मैंडेटरी है, इससे तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा इतना। तो आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा नहीं है, 4-5 सेलेक्टर आपको जाना ही पड़ेगा। तो ग्रुप सेलेक्टर देखिए, उसे कमेंट कर दिया तो ये सब डिज़ाइन यहाँ से हट गया। तो ग्रुप सेलेक्टर क्या करता है कि मान लीजिए और मैं H3 लिखता हूँ, H3, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H3 हेडिंग। ठीक, यहाँ पर मैं H3 हेडिंग लिख देता हूँ बस। तो H3 हेडिंग वहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे, और मैं स्टाइल में आता हूँ। तो ग्रुप सेलेक्टर क्या करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं H1 को सेलेक्ट करूँ, H2 को सेलेक्ट करूँ और H3 को सेलेक्ट कर लूँ। इन तीनों पर मैं चाहता हूँ कि कलर रेड हो जाए। ठीक, हम लोग ना क्लास यूज़ करेंगे ना आईडी यूज़ करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग ग्रुप सेलेक्टर यूज़ करेंगे। तो H1, उसके बाद से सेपरेट करेंगे इसे कोमा से। ठीक, कोमा देंगे, उसके बाद से H2 कोमा H3। ठीक, जिन पर आप ये स्टाइल अप्लाई करना चाहिए सब कोमा दे दीजिए, उस पर दे देते हैं कलर रेड। ठीक, देखिए H1 पर रेड कलर हो गया, H2 पर भी कलर रेड हो गया और H3 पे भी कलर रेड हो गया। तो इसे हम बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर। ठीक, तो ये हो गया H1 H2 H3। तो इस तरफ से हम लोग सेपरेट करते हैं कोमा से, मतलब कि H1 पर भी इस कलर से रेड कर दो, H2 पे भी कलर रेड कर दो और H3 पे भी कलर रेड कर दो। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्रुप सेलेक्टर। तो आपने 5 जान लिए बेसिक सेलेक्टर्स: यूनिवर्सल सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, और ये है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। ठीक, तो इसके अंदर 4 हैं। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो ये जो मैं भी यहाँ पर कोड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कौन कौन सा उसके आगे कमेंट कर दे रहा हूँ, ये सभी कोड आप मेरे गिटहब पर आकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पब्लिश कर रख देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे गिटहब रवि कोडर वाला, और उसके बाद से रिपोजिटरी में। तो यहाँ पे मैंने CSS कोर्स यहाँ बनाया, इसके अंदर मैं जो भी कोड करता हूँ लेक्चर वाइज जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोड उसका। इंट्रोडक्शन टू CSS का कोड यहाँ पर अपलोड है, उसका पूरा फोल्डर। तो यहाँ से भी आप आकर देख सकते हैं। ठीक, तो ये इसका स्टाइल हम लोग ने कर दिया है, और इससे हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। तो इसे सेव करते हैं, तो यहाँ से हट गया। तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स आपको जब भूले तो आप आकर इस वीडियो को फिर से देख लीजिए कौन कौन से सेलेक्टर हैं। चाहे आप MDN चाहे W3 स्कूल्स पे भी लिख सकते हैं कि CSS सेलेक्टर्स, तो उस तरफ से सभी खुल कर आ जाएंगे। आप कौन से सेलेक्टर चाहते हैं सब नाम आपको दिख जाएंगे। तो अब कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, ये डिस्टेंट। तो देखिए पहला ये है, तो मैं लिख देता हूँ पहला। ठीक, तो डिस्टेंट सेलेक्टर क्या होता है, जो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर का एक टाइप है। जैसे हम लोग ने यहाँ पर पेरेंट उसके बाद से कुछ चाइल्ड नहीं बनाया है, तो हम लोग H2 को एक चाइल्ड के अंदर इसको चाइल्ड में बनाता हूँ, तो डिव के अंदर हम लोग इसे रख देते हैं। ठीक, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर H2 का पेरेंट कौन हुआ, डिव। ठीक, और H3 का भी पेरेंट कौन हुआ, डिव। H2 पैराग्राफ और H3 सिबलिंग्स हुए। ठीक, और डिव के कितने चिल्ड्रन हैं, 3, H2 पैराग्राफ और H3। ठीक, तो इस तरफ से जैसे जर्नल में भी होता है पेरेंट चाइल्ड, उस तरह ये कोड में भी यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस सेलेक्टर क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं H2 को सिलेक्ट करूँ। ठीक, तो किस रेफरेंस में मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, डिव के रेफरेंस में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिव के अंदर H2 को H2 पर जाओ। तो देखिए इसका कोड यहाँ पे कैसे बनेगा। ये कह रहा है कि कोई सा भी डिव हो। ठीक, डिव एलिमेंट्स के अंदर उस H2 को टारगेट करो जो डिव के अंदर हो। ठीक, ये इसका कहने का मतलब यही है। तो इसका मैं कलर कर दूंगा रेड। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसे सेव, यहाँ पर HTML को मैंने सेव नहीं किया है, देखिए यहाँ पर सेव दिखा रहा है। देखिए बेसिक सेलेक्टर्स, यहाँ पर ये रेड हो चुका है। तो यहाँ पर H2 ये बेसिक सेलेक्टर सेलेक्ट हो गया, और मैं H2 बाहर बना देता हूँ। मान लीजिए एक और मैं बाहर बना देता हूँ H2, और मैं लिख देता हूँ
डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी, क्योंकि ये बॉडी है, बॉडी का ये चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड हुआ। ठीक, तो ये भी H2 मैंने बना दिया, लेकिन देखिए ये इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस सेलेक्टर यूज़ किया है। तो ये कह रहा है कि उस H2 को टारगेट करो जो डिव के अंदर हो। तो देखिए हम लोग ने जो H2 यहाँ पर बनाया है वो डिव के अंदर तो है नहीं, डिव के अंदर सिर्फ बेसिक सेलेक्टर्स है। ये वाला H2 जिस पर एडी क्लास एडी लगा है, सब हेडिंग, यदि इसको भी हम लोग डिव के अंदर रख देंगे तो सोचिए क्या होगा, क्या इसका कलर रेड हो जाएगा? हाँ, इसका भी कलर रेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका भी कलर रेड हो गया। तो इस कहने का मतलब इसका यही हुआ कि उस H2 को टारगेट करो जो डिव के अंदर हो, जिससे हम लोग डिस्टेंस सेलेक्टर कहते हैं। इस तरफ से आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि डिव का मान लीजिए कोई क्लास दे देते हैं आप, क्लास बॉक्स में से बॉक्स क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ बॉक्स। ठीक, तो मैं इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि उस H2 को टारगेट करो जो जिस पर क्लास जिसके पेरेंट पर बॉक्स क्लास लगा हो। ठीक, उसका चिल्ड्रन हो। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ये वाला H2 रेड हुआ है, ये वाला क्यों नहीं हुआ जबकि डिव में? क्योंकि इस डिव पर हम लोगों ने क्लास नहीं दिया था। देखिए इस डिव पर हम लोगों ने क्लास नहीं दिया था, इस पर भी हम लोग क्लास दे देते हैं बॉक्स, तो ये भी कलर रेड हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा कि डिस्टेंस सेलेक्टर कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं इसे अब कमेंट करता हूँ और सेकेंड क्या है वह देख लेता हूँ मैं। चाइल्ड सेलेक्टर ये सेकेंड है। ठीक, तो ये देखिए इसमें ये कौन सा है? सेकेंड। ठीक, तो ये देखिए, तो ये मान लीजिए ये बॉक्स है। ठीक, तो यहाँ से मैं कुछ कोड क्लिंग करता हूँ, इतना मैंने क्लिंग कर दिया। एक H1 है, पैराग्राफ है। अब यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव, इससे मैं क्लास लिखता हूँ पेरेंट। ठीक, एक और इसके अंदर मैं डिव बनाता हूँ, जैसे इसका मैं क्लास लिखता हूँ चाइल्ड। ठीक, और यहाँ पे मैं एक H2 बना देता हूँ डायरेक्ट पेरेंट। ठीक, और यहाँ पे एक H2 बना देता हूँ डायरेक्ट पेरेंट। यहाँ पे मैं इसका मैं कुछ और यहाँ पे देता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड दे देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक, इन दोनों को मैं H2 दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दो H2 यहाँ पे दिखने लगे, क्योंकि डिव तो का कोई UI दिखता नहीं है, वही तो सिर्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर हम रैप करते हैं। तो देखिए इस पेरेंट का चाइल्ड कौन हुआ? H2 और एक डिव। तो इसमें क्या हो रहा था, जो बॉक्स H2 और डिस्टेंस सेलेक्टर जो है मैंने दे दिया बॉक्स के अंदर जो H2 है, तो बॉक्स तो क्लास है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग पेरेंट देते हैं, RENT पेरेंट डॉट H2। देखिए दोनों पर ये अप्लाई हो चुका है। ठीक, रेड। तो ये पेरेंट H2 अप्लाई की हुआ कि हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें, उस H2 को टारगेट करो जिसका पेरेंट पर, जिसके मतलब ऊपर किसी एलिमेंट पर पेरेंट क्लास लगा हो। तो देखिए, तो ये इसका पेरेंट है, तो ये इसका चाइल्ड है, तो इसके ऊपर ये पेरेंट पर क्लास क्या लगा है? पेरेंट। ठीक, और जो ये है, ये वाला H2 है, जो हेलो वर्ड वाला H2 है, ये भी तो इस पेरेंट के अंदर ही है ना, तो ये भी तो एक तरफ से चाइल्ड ही कहलाया, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं कहलाया, लेकिन ग्रैंड चाइल्ड तो कहलाया ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ इसका भी कलर क्या हो जा रहा है? रेड हो जा रहा है, क्योंकि इसमें भी देखेंगे H2 भी है और इसके पेरेंट पर क्लास लगा है पेरेंट। ठीक, तो इसीलिए दोनों H2 ये हो जा रहे हैं, रेड हो जा रहे हैं। लेकिन चाइल्ड वाले में क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। इसी चीज़ को एक और मैं पेरेंट लिखता हूँ डॉट पेरेंट। ठीक, और इससे मैं कमेंट करता हूँ पेरेंट। इसमें दोनों H2 रेड हो जा रहे थे, याद रखिएगा। अब मैं H2 लिखता हूँ कलर रेड। देखिए पहला रेड हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक, तो ये है H2, इसका मतलब ये हुआ कि उस H2 को टारगेट करो जिसका जो डायरेक्ट पेरेंट पर, जिसके जस्ट ऊपर वाला ही पेरेंट पर क्लास नेम पेरेंट लगा है। देखिए इसका ये डिव के डायरेक्ट चाइल्ड है और ये इसका इनडायरेक्ट चाइल्ड है, क्योंकि इस नेक्स्टेड हो चुका है, लेकिन दोनों चाइल्ड हैं। ठीक, तो हम लोग जब डायरेक्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग ये एरो लगाते हैं
तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट पेरेंट ये आ गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर, कुछ डायरेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। और तीसरा क्या है, एडजेंट सिबलिंग। ठीक, तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं ये इतना उड़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक H2 बनाता हूँ। एंड और एक पैराग्राफ बना देता हूँ, हेलो वर्ल्ड पैराग्राफ बनाता हूँ, कंटेंट डेवलपमेंट पैराग्राफ बनाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर एक H2 है और ये 3 पैराग्राफ हैं। ठीक, तो इन चारों का पेरेंट कौन हुआ, ये डिव। तो एडजेंट सिबलिंग हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है। तो इसे हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक, आप देखते हैं जैसे कि इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ H2 प्लस पैराग्राफ, कलर दे देता हूँ मैं रेड। ठीक, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो ये पहला पैराग्राफ का कलर रेड हो चुका है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कह रहा है कि उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जो H2 के तुरंत बाद आ रहा हो। ठीक, तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड H2 के तुरंत बाद आ रहा है। ठीक, तो जैसे देखो मैं H2 यहाँ पे फिर से बनाता हूँ और लिख देता हूँ समथिंग। ठीक, एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक, एक पैराग्राफ हो गया। तो ये भी H2 के डायरेक्ट बाद ही पैराग्राफ आ रहा है। तो यही कोड कह रहा है कि उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जो H2 के डायरेक्ट बाद आ रहा हो। तो देखिए तो ये भी डायरेक्ट बाद आ रहा है H2 के, और ये भी डायरेक्ट बाद आ रहा है, तो दोनों कलर रेड हो जाएगा। देखिए इसका भी कलर रेड हो गया एक ऑर्डर जी, और हेलो वर्ल्ड भी इसका भी कलर रेड हो चुका है। ठीक, तो यही इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसके डायरेक्ट बाद आ रहा हो तो इसे एडजेंट सिबलिंग बोलते हैं। ये सब कभी कभी यूज आते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में यूज आएंगे। मैं खुद उन्हीं सबको बता रहा हूँ जो यूज आते हैं। ये देखिए जर्नल सिबलिंग। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ H2 टिल्ड और पैराग्राफ। ठीक, और यहाँ से मैं ये हटा दे रहा हूँ, तो और इसको मैं बदल दे रहा हूँ जनरल सिबलिंग। ठीक, ये हो गया जनरल सिबलिंग, और इसके बाद से मैं लिख रहा हूँ कलर रेड, क्लोन रेड सेमीकोलन। ठीक, देखिए ये सबका कलर रेड हो चुका है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है कि उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जो H2 के बाद आ रहे हैं, सब मतलब सभी पैराग्राफ को। और ऊपर वाले में क्या हो रहा था, सिर्फ डायरेक्ट बाद मतलब एक पैराग्राफ को सिलेक्ट हो रहा था, और इसमें सभी पैराग्राफ को। तो देखिए इसमें H2 है, H2 के बाद जितने भी पैराग्राफ होंगे वे सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक और H2 बना दे रहा हूँ, और इसे मैं एडजेंट लिख दे रहा हूँ, और इसे मैं क्या था इसका नाम, जर्नल सिबलिंग। ठीक, और इससे मैं कॉपी कर पेस्ट कर दे रहा हूँ जर्नल सिबलिंग, और इसे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। तो देखिए उसका मैं कलर पर्पल कर दे रहा हूँ, ताकि ब्लू कर दे रहा हूँ। ब्लू, और ये देखिए ये ओवरलैप हो गया, तो इसे मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ। तो ये देखिए ये H2 क्या कर रहा है कि H2 के बाद से जितने पैराग्राफ होंगे वे सभी रेड हो जाएंगे। तो देखिए H2 है, इसके बाद से ये 3 पैराग्राफ ये भी रेड हो चुके हैं, ये H2 है, और इसके बाद 3 पैराग्राफ है ये भी रेड हो चुके हैं। और ये कोड क्या कह रहा था, H2 के बाद से सिर्फ एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जो उसके बाद एकदम डायरेक्ट आ रहा हो। तो देखिए ये H2 है, उसके बाद से ये पहला पैराग्राफ, ये भी H2 है, इसके बाद से सबसे पहला पैराग्राफ। तो इसे जनरल सिबलिंग कहते हैं, ये टिल्ड कहलाता है। ये आपके कीबोर्ड में 1 के यहाँ पर होता है लेफ़्ट साइड में, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आप लोगों ने 2 सेलेक्टर्स जान लिए, बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में, जिसमें 5 होते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर जो सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर देता है, टाइप सेलेक्टर एलिमेंट्स से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्टर यूजिंग क्लास नेम, आईडी सेलेक्टर यूजिंग आईडी,
ग्रुप सिलेक्टर कॉमा लगाकर सेपरेट कर सभी जो जो हम लोग चाहते हैं उस एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर में डिसेंड उसके अंदर जाते हैं, नेस्टेड होते जाते हैं, और चाइल्ड मतलब डायरेक्ट जो चाइल्ड आ रहा है, और एडजेंट सिबलिंग फर्स्ट वाला मतलब इसके बाद से पहला वाला कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो वे हो गया। इन हमारे केस में क्या था, S2 के बाद से पहला वाला पैराग्राफ को हम लोग स्टाइल करना चाहते थे तो हम लोगों ने एडजेंट सिबलिंग यूज़ किया। जनरल सिबलिंग, यदि आप चाहते हैं कि इस हेडिंग कोई भी एलिमेंट्स के जितने उसके बाद जितने भी ये एलिमेंट्स हैं वे सभी स्टाइल हो जाए तो आप लोग जनरल सिबलिंग का यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक सेलेक्टर और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर ये दोनों जान लिया। और एक है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, तो ये सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये दोनों हम लोग यूज करेंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सभी अभी हम लोग सभी को पढ़ने लगेंगे तो आप हजम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इसलिए मैं इतना बताया क्योंकि ये कॉमन है और ज़्यादा यूज होते हैं। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर नाम से ही है पता चल रहा है कि हम लोग इसे एट्रीब्यूट से सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ATTRI एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। और जैसे कि हम लोग एट्रीब्यूट एक दे देते हैं, जैसे कि क्लास ये हो गया, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक। तो हम लोग दे देते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक। तो हम लिखते हैं क्लास, ठीक। उसके बाद लिखते हैं हेडिंग, तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर हो गया और कलर देते हैं रेड, ठीक। देखिए इसका कलर रेड हो चुका है। तो ये क्या कर रहा है, हम लोग एट्रीब्यूट से सेलेक्ट करते हैं। ये जो HTML के फाइल में जाओ और देखो कि ये एट्रीब्यूट होना चाहिए और ये वैल्यू होना चाहिए, ठीक। तो उससे तुम ये स्टाइल दे दो। तो ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर हम लोग इनपुट के साथ ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि इनपुट मैंने आपको बताया था फॉरम वाली वीडियो में, जैसे इनपुट टेक्स्ट हुआ, ठीक। तो इस पर मैं चाहता हूँ ना क्लास यूज करूँ और ना ID यूज करूँ। तो इनपुट टेक्स्ट कैसे दिखता है, जैसे हम लोग कुछ भी फॉर्म जैसे भर सकते हैं, यहाँ पर वही वाला है। तो मैं चाहता हूँ ना मैं यहाँ पर क्लास यूज़ करूँ ना ID यूज़ करूँ, तो इसे हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज मिलेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गया, यहाँ पर बनाता हूँ टाइप एट्रीब्यूट हो और वैल्यू क्या हो, टेक्स्ट। उसका तुम बॉर्डर दे दो वो 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसमें CSS बस अप्लाई कर दिखा रहा हूँ सेलेक्ट हम लोग कैसे करते हैं। और मैं इसके अंदर क्या इसके अंदर स्टाइल करना उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। इसके अगले वाले वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। इसके अगले वाले वीडियो में ही यहाँ पर हम लोग जानेंगे CSS बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा, विड्थ, हाइट, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, बॉर्डर्स, आउटलाइन, ये सब क्या होता है सब कुछ बता दूंगा। इस वीडियो का मेन फोकस है सेलेक्टर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग कैसे HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर का हम लोग क्या स्टाइल दे रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सेलेक्ट, देखिए पहले स्टाइल अप्लाई हुआ कि नहीं प्ले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है, तो टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट यहाँ पर मैं देता हूँ आउटलाइन, ठीक। देखिए यहाँ पर आउटलाइन रेड आ चुका है यहाँ पे। तो हम कैसे सेलेक्ट किया, उस एलिमेंट्स को टारगेट करो एट्रीब्यूट से, टाइप और उसका वैल्यू क्या हो, टेक्स्ट हो। इस तरह से हम नंबर का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप नंबर हो, यहाँ पर नंबर लिख देंगे, चेकबॉक्स लिख देंगे, रेडियो लिख देंगे, ठीक। तो ये सब हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्टर से यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स से पहले ये ब्रेसेस लगाना है, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर एट्रीब्यूट और उसके अंदर उसके बाद से वैल्यू, टिक टू कॉपी, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है इतना और ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर देना, उसके बाद से स्टाइल करने लगना है। तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो यही जो सबसे ज़्यादा सेलेक्टर यूज होते हैं, बस यही कॉमन यूज होते हैं। तो इसके अलावा ये जो सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स हैं मैं प्रोजेक्ट के साथ ये बता दूंगा आपको। मान लीजिए आप इन सब में से भूल गए कौन सेलेक्टर का क्या कहते हैं उसे, तो आप सिंबल्स लिख दीजिए, बस ये पता होना चाहिए कि इसे सेलेक्टर कहते हैं। उसके बाद से तो आप यहाँ पर गूगल पर आकर उसे खोज भी सकते हैं, ठीक। आपको सब कुछ याद नहीं रहने वाला है, हम लोग का दिमाग एकदम कंप्यूटर में एक बार में सब फिट हो जाएगा। CSS सेलेक्टर, बस CSS सेलेक्टर से कहते हैं। और W3 का स्कूल वेबसाइट आ गया और देखिए ये खुल गया, तो देखिए बता रहा है ID सेलेक्टर कैसे यूज होता है। ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे तो यहाँ पर पूरा बेकायदे यहाँ पर HTML लिखा है, उसके बाद से CSS लिखकर दिखाया है। यहाँ पर खुद से भी आप कलर यहाँ पर लिख सकते हैं, पर्पल, यहाँ पर रंग करेंगे, देखिए यहाँ पर कलर पर्पल हो गया। आप खुद से भी चेंज भी कर सकते हैं यहीं से।
तो यहाँ पर आकर आप कभी भी फंस जाएंगे तो यहाँ पर आकर देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टैग्स यूज हो रहा है, देखिए ग्रुप सेलेक्टर है और यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ठीक, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और कम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर। जैसे इसमें देखिए मैं बताया आपको, देखिए एट्रीब्यूट से सिलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग, एट्रीब्यूट, उसके बाद से वैल्यू, तो ये सब हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं, तो ये सब सेलेक्टर है। तो आज का वीडियो इतना ही था कि CSS सेलेक्टर किसे कहते हैं, हम लोग HTML के किसी भी एलिमेंट्स को CSS में कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक। और अगली वीडियो में जानेंगे कि उस एलिमेंट्स को डिज़ाइन कैसे करेंगे, ठीक। तो बहुत थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उस थोड़ा ही स्टाइल करेंगे और जैसे जैसे आगे वीडियो आएगा वैसे वैसे हम लोग एकदम डिज़ाइन में एकदम मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था कि CSS सेलेक्टर क्या होता है। तो अपने से भी जो यहाँ पर मैंने आउटलाइन जो मैं बना कर लाता हूँ, तो आप ही लोग के लिए लाता हूँ कि आप लोग कभी फंसे तो इस वीडियो पर आकर देख सकते हैं कि कौन कौन सेलेक्टर्स होते हैं, और गूगल पर जाकर डायरेक्ट नेम से सर्च कर सकते हैं, तुरंत आ जाएगा। तो यदि आपको पहले इतना रिवीजन कर लीजिएगा, बेसिक सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, और यदि आपका मन हो तो सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स सेलेक्टर, ये सब इनका क्या मैं गूगल पर जाकर सर्च करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लेकिन वैसे तो मैं अगले वीडियो में, आने वाली वीडियो में इन दोनों को बता ही दूँगा, ठीक। और इसको आगे पीछे कर देखिए कि कभी दोनों सेलेक्टर है तो दोनों को एक ही एलिमेंट पर 2 स्टाइल कर देख लीजिए, ठीक। तो क्या हो रहा है सब, मतलब जितना खुरपाती आप दिमाग लगा सकते हैं सब लगा कर देखिए, तभी आपको लर्निंग मिलेगी, ठीक। तो आज इसके वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।